हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्नांकित में से किस एक से संबंधित है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह से संबंधित है। ये श्रीनिवास ने बताया था अपने संस्कृतिकरण की अवधारणा में। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हार्बर्ट हाइमन ने अपनी कृति आर्काइव ऑफ साइकोलॉजी 1942 में की थी। बाद में इसको सैद्धांतिक ढांचे के रूप में मार्टन ने प्रस्तुत किया था। यह व्यक्ति जब अपने आसपास के सामूहिक गतिविधियों को देखता है, परखता है और समय समय पर उससे प्रभावित भी होता है। प्रभावित होने पर अनुकरण करना ही संदर्भ समूह का मूल दर्शन है। सापेक्षित अभावबोध की अवधारणा को किसने विकसित किया? ये मार्टन ने विकसित किया था। सापेक्षित अभावबोध का मतलब सापेक्षित वंचना से है। जब हम लोग संदर्भ समूह पढ़ते हैं तो उसको तुलनात्मक दृष्टि से भी देखते हैं, हीनता दृष्टि से भी देखते हैं। तो इसका उदाहरण होगा जैसे कि आपके मित्र जितना वेतन आपका भी है और आपसे अधिक भौतिक सुख सुविधा उसके पास है, इससे आपका उसके अपेक्षाकृत वंचित महसूस किया जाना स्वाभाविक है। इसे सापेक्षित अभावबोध या सापेक्षित वंचना, तुलना या हीनता के नाम से जाना जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें डी सही है। अर्बन सोशियोलॉजी का सही मिलान पीसी जोशी है। बी का सही मिलान चौथा है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, जो लिखी थी जेएस हंटन ने। सी का पहला है विकास का समाजशास्त्र, एमएन निवासन ने लिखा था। डी का दूसरा सही है कास्ट इन इंडिया, आरएन मॉरिस। कारण है उत्तर औद्योगिक समाज में मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। इसमें कथन सही है पर उसका कारण गलत है। यह मत किसका है कि विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं कुचल जाती है? यह कथन मार्कस का है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का सामुच्चय तथा व्यवहारों के परिणाम है जिसके निर्णायक इकाइयां एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा बांटी तथा हस्तांतरित की जाती है। लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किनके मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर की? इसमें पहला उत्तर सही सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध में इन्होंने अंतर स्पष्ट नहीं किया। इन्होंने कहा व्यक्ति ही सामाजिक संरचना का मूल बिंदु है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां या अंग सामाजिक मनुष्य होता है। यदि मनुष्य नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत संस्थागत संबंधों को सिद्ध कर लेता है, नातेदारी व्यवस्था में विभिन्न नातेदारों की पद स्थितियों और उसका संस्थात्मक स्वरूप ही नातेदारी संरचना कहलाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में भी सामाजिक संबंधों का निश्चित प्रतिमान और उसका संस्थागत स्वरूप सामाजिक संरचना है। नीचे इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं। संरचना स्वयं मनुष्यों के संबंधों जो कि संस्थात्मक रूप से परिभाषित एवं नियमित होते हैं की एक क्रमबद्धता है। सामाजिक घटना की नाडेल की अवधारणा 3 मापदंडों पर आधारित है। निम्नांकित में से कौन सी एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है सामाजिक घटनाओं का टिकाऊपन। नाडेल सामाजिक संरचना सिद्धांत की भूमिकाओं के उद्भव तथा विभिन्न तत्वों के बीच संबंधों पर अधिक बल देते हैं। इनके अनुसार संरचना वस्तुओं, घटनाओं एवं घटनाक्रमों के ऐसे अनुभवपरक तथ्यों को प्रकट करती है जिनका निरीक्षण एवं विश्लेषण किया जा सके। नाडेल के अनुसार सामाजिक संरचना शक्ति संरचना तथा सत्ता संरचना में एक संगति होती है और ये संरचनाएं साथ साथ चलती हैं। इनके अनुसार सामाजिक संरचना के भिन्न भिन्न खंडों या भागों को आपस में जोड़ना संभव नहीं है। नाडेल के संरचनात्मक विश्लेषण में 3 मापदंड सम्मिलित किया गया है। सदस्यता, आंतर पारस्परिक नियंत्रण, तीसरा है संसाधन लाभों पर सापेक्षिक नियंत्रण। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर
इनकी पुस्तक है, 1957 में लिखी थी इन्होंने। इसमें उन्होंने विश्लेषण में समाज के राजनीतिक पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया। इसलिए आलोचक नाडेल की सामाजिक संरचना को राजनीतिक सामाजिक संरचना कहते हैं। नाडेल के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र इतिहास विहीन समाजों का और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन है। मानवशास्त्र की व्यवहारिक उपयोगिता की भूमिका को रेखांकित करते हुए नाडेल ने इसे सामाजिक अभियांत्रिक सोशल इंजीनियरिंग के रूप में भी प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। इन्होंने मानव शास्त्र के व्यवहारिक उपयोग को बल दिया है। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आकबर ने दी है। इन्होंने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी थी। भौतिक, जबकि अभौतिक संस्कृति में मूल्य परंपरागत चीजों की विशेषता होती है। अमेरिकी समाजशास्त्री आकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में संस्कृति का सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने संस्कृति के दो भागों में विभाजित किया है, भौतिक तथा अभौतिक। भौतिक संस्कृति में इसमें सदैव ज्यामितीय गति से वृद्धि होती है। आकबर कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्तियों की योग्यता और अभिरुचि में परिवर्तन होता है, भौतिक संस्कृति स्वरूप भी बदलता रहता है, किंतु भौतिक संस्कृति में हो रहे परिवर्तन को सरलता से मापा जा सकता है। रॉबर्ट बिट्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में भौतिक संस्कृति के सभी तत्वों को प्रमुख 13 श्रेणियों में विभाजित करके इसे मूर्त रूप से स्पष्ट किया है। और भौतिक संस्कृति से आशय संस्कृति के उस अमूर्त स्वरूप से है जो विचारों और विश्वासों के माध्यम से मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती है। मैकाइवर एवं पेज ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्व को ही शामिल किया है, जिन्हें सोरोकिन ने भावात्मक संस्कृति कहा है। उदाहरण के लिए, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के द्वारा किसी समाज में जितने भी विचार, विश्वास, नियमों, परंपराओं, लोकाचारों, प्रथाओं और जनरीतियों का विकास होता है, वे सभी संस्कृति अभौतिक पक्ष हैं। लॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं सी राइट मिल्स। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में माना है, तो ये दुर्खीम ने माना है। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, विचार इंगित करे, बाल्डविन का कथन है। किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। यह परिभाषा मैकाइवर एवं पेज की है। डैरन राफ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का प्रमुख स्रोत क्या है? सत्ता का समान वितरण लोगों के पास नहीं जाता है, तो वहाँ संघर्ष उत्पन्न होता है। डैरन राफ का संघर्ष सिद्धांत मूल रूप से शक्ति और सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। डैरन राफ ने शक्ति की असमानताओं को ही संघर्ष का कारण माना है। डैरन राफ ने मार्कस के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना की है। डैरन राफ ने भी संघर्ष को समन्वयकारी तथा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टि से देखा है। डैरन राफ के द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत की तीखी आलोचना पीटर वेन गर्थ ने की थी। इन्होंने कहा, इन्होंने अपने सिद्धांत के कारणात्मक विश्लेषण की विधि नहीं बताई है। और टर्नर ने कहा कि इन्होंने अपने सिद्धांत को चरों की तरफ कभी भी परिभाषित नहीं किया। चर का मतलब क्या होता है? जब दो चर होते हैं, जो कारण भी बताए, आप उसका कथन भी बताएं, वो एक दूसरे को प्रभावित करे, तब वह सही मालूम पड़ता है। पश्चिमी विचारधारा के आधार पर दो मॉडल को विकसित किया था डैरन राफ ने, मतेक मॉडल और बाध्यता मूलक मॉडल। ये दो मॉडल एक दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिक समाज में वर्ग एवं वर्ग संघर्ष को समझने के लिए आपने बाध्यता मूलक मॉडल को प्रयुक्त किया। डैरन राफ का सिद्धांत एक कारकीय माना जाता है, इसलिए आलोचना की गई है, क्योंकि इनका प्रमुख केंद्र बिंदु सत्ता रहा है, जिसे संघर्ष का एकमात्र आधार माना जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो इसमें सहयोगात्मक प्रक्रिया सहयोग और अनुकूलन है।
आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने लेविस कोजर ने इसे प्रतिपादित किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत जो कि इन्होंने फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में संघर्ष के प्रकारवादी दृष्टिकोण को उजागर किया। इसलिए जोनाथन एच टर्नर ने कोजर के सिद्धांत को संघर्ष परक प्रकारवादी कहा है। कोजर का मत है कि संघर्ष किसी भी समाज में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसीलिए वह प्रक्रियात्मक है। कोजर ने संघर्ष की व्याख्या में दो टाइपोलॉजी बताई है, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष। वास्तविक संघर्ष, अवास्तविक संघर्ष, आंतरिक संघर्ष, बाह्य संघर्ष, और इसे यथार्थ और अयथार्थवाद संघर्ष भी कहते हैं। यथार्थवाद संघर्ष वो हो गया जैसे हम लोग वोट देते हैं तो कई पक्ष उसमें एक साथ रहते हैं, तो वो आपस में क्या रहते हैं, प्रतिद्वंदी रहते हैं, संघर्ष कर रहे रहते हैं। लेकिन अयथार्थवाद संघर्ष युद्ध को कहेंगे। कोजर के अनुसार संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है। कोजर ने सीमेल से प्रभावित होकर संघर्ष के 4 कारणों की चर्चा की है। संघर्ष के कारण, संघर्ष से हिंसा के कारण, संघर्ष की अवधि, संघर्ष के प्रकार। कोजर ने सीमेल का समर्थन करते हुए आंतरिक संघर्ष को समाज का सेफ्टी वल्फ कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? तो वह है प्रतियोगिता। लेस्ली ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया था। सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसातकरण। इन प्रक्रियाओं को 2 खंडों में विभक्त कर इस प्रकार रखा गया है। संयोजन प्रक्रिया जिसमें है सहयोग और समायोजन एवं आत्मसात, और दूसरा है विभाजन या विघटनात्मक प्रक्रिया जिसमें प्रतियोगिता एवं संघर्ष आता है। भूजाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में। श्रीनिवासन ने इन्हें बताया था। वर्ष 1961 में केंद्रीय अध्ययन एवं शोध संस्था द्वारा सामुदायिक विकास मसूरी में प्रभु जाति तथा ग्रामीण नेतृत्व डोमिनेट क्लास एंड विलेज लीडरशिप पर आयोजित सेमिनार में ग्रामीण भारत में परिवर्तन की प्रवृत्ति ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन विलेज इंडिया शीर्षक से अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए एस.सी. दुबे ने भारत में ग्रामीण नेतृत्व की अवधारणाओं एवं अध्ययन के तरीकों को शामिल करते हुए पाया कि राजनीतिक शक्ति कुछ व्यक्तियों तक केंद्रीकृत हो गई है। प्रत्येक गांव में कुछ प्रभुत्व लोग गांव की राजनीतिक भागीदारी तय करते हैं। वे विवादों को निपटाने, युवा शक्ति के मार्गदर्शन और त्योहारों के समय उत्सव के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिकाओं को ग्राम पंचायत, विधायक और सांसद के चुनाव के समय भी देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो वो W.L. वार्नर ने किया था, और ख़ास तौर पर इन्होंने जाति की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकी समाज के अध्ययन में किया है। नेचर ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड एक्शन अप्रोच पुस्तक का विचरण किसने किया? ये किया था B.D. त्रिपाठी ने। किया था T. पार्सन्स ने। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें B ऑप्शन सही है। सामाजिक विकास का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत अगस्त काम्टे जी ने दिया है। सामाजिक विकास का आदर्श प्रक्रिया सिद्धांत टालकट पार्सन्स ने दिया है। विकास का सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मैक्लीलैंड ने दिया है। विकास का सामाजिक विकास का प्रसारवादी सिद्धांत D. लार्नर ने दिया है। छठी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? आरंभ हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में लागू हुई थी। जब डेलिक्वेंसी एरियाज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक का नाम पार्क तथा बर्गेस है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक हैं विलियम वाइट। एक बालिका अपचारी की अधिकतम आयु सीमा
क्या होती है? 18 वर्ष। एक 4 वर्ष के लड़के ने अपने चचेरे भाई को चाकू घोंप दिया। बालक की यह क्रिया कहलाएगी अपराध, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध, इनमें से कोई नहीं। 5 साल तक के बच्चे या 4 साल तक के बच्चों का अपराध माना ही नहीं जा सकता। यह किसका मत है कि विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कह के टाला नहीं जा सकता जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम करने की एक महत्वपूर्ण दशा हो सकता है। ये कहा था पार्सन्स ने। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैक्सीन लगवा लीजिए, मैंने लगा ली है।